गौरांग शाह भी जुड़ गए हैं इस बजट स्पेशल एपिसोड में। गौरांग, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और नीरव से हम समझ रहे थे कि बजट को लेकर उनकी क्या उम्मीदें हैं, किन किन नंबर्स पर उनका फोकस रहेगा। झटपट आपकी भी क्या उम्मीदें हैं, किस तरह से कैपेक्स टू कंजम्पशन की रफ्तार को आगे बढ़ाया जा सकता है, सेक्टर स्पेसिफिक राहतें, पीएलआई को लेकर किस तरह के ऐलानों की नंबर्स के लिहाज से आपको उम्मीद है? बहुत बहुत धन्यवाद कविता, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए सभी को प्रणाम और शुभ दिन। हमारे तरफ से एक छोटा डिस्क्लोजर पहले ही दे देते हैं ताकि आगे जाकर के दिक्कत न हो। जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष आज दोपहर इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये बुनियादी तर्क के आधार पर फंडामेंटल रिसर्च टीम की राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो देखिए कविता, सूची लंबी हो जाती है, उम्मीदों की भरमार हो जाती है जब भी 1 फरवरी की तारीख आती है हर वर्ष। और वास्तविकता ये कविता के हमें सरकार के ऊपर, वित्तीय मंत्रालय के ऊपर और माननीय श्रीमती निर्मला सीतारामन जी जो वित्त मंत्री है हमारी, उन पर और उनकी बुद्धिमत्ता पर छोड़ देना चाहिए कि क्या बदला और किस प्रकार से। देखिए, ये लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, एसटीटी वगैरह वगैरह हर बार हम ये बात सुनने मिलती है, लेकिन एक वास्तविकता ये भी है कि बहुत ही सीमित मात्रा में माननीय वित्त मंत्री जी के पास औजार है जिस पर वो कामकाज करती है। ठीक है, मैंने जितने भी बजट हमने इस सरकार से देखे और माननीय वित्त मंत्री जी की तरफ से देखे, जो पिछले बजट देखा था, मैं ये मान के चलता हूं कविता कि वित्तीय अनुशासन, रोजगार खड़ी करने की पूरी कोशिश, विस्तार योजनाओं पर खर्च सरकार के तरफ से खास करके, जिससे रोजगार खड़ा होगा और बेरोजगारी हटेगी, और जो वित्तीय घाटा है उस पर निर्णायक तरीके से लगाम खींचकर उसको ऐसे स्तर पर लेके आना जहां पर से देश की अर्थव्यवस्था और विकास को और भी सहारा मिले। और जो भी नीतियां जो थोड़ी बहुत बाधाएं खड़ी कर रही है उनको दूर करके नई नीतियां लाए ताकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के द्वारा जो डॉलर हमारे देश में आते हैं वो लंबी अवधि तक आते रहें और यहां पर लंबे समय तक बने रहें। और इस प्रकार से मुझे लगता है कि विकास देश का होगा। मन लुभावन बातें और शायद पॉपुलिस्ट बजट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा, ये मान के चलता हूं मैं। बिल्कुल। विकास होगा, ये कहना है गौरांग सर का। सर, विकास बात कर रहा हूं। गुड आफ्टरनून। एक सवाल आपसे मैं ट्रेडर्स के हिसाब से पूछना चाहता हूं कि जो ट्रेडर्स या जो इन्वेस्टर्स संडे के दिन बजट को देखेंगे और उस वक्त क्योंकि मार्केट भी खुला है तो उंगलियां निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ कहेंगी कि कुछ ट्रेड ले लेते हैं या कुछ इन्वेस्ट कर लेते हैं। उस दिन क्या आपकी सलाह होगी उनको कि क्या करना चाहिए? क्या उस दिन ट्रेड इन्हें लेना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए किसी शेयर में, या उस दिन रुकना चाहिए, मंडे के रिएक्शन के लिए वेट करना चाहिए? क्योंकि आपने कई सारे बजट देखे हैं और गाइड किया है अपने इन्वेस्टर्स को, तो इसलिए ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। परमात्मा से प्रार्थना है विकास जी कि आपका भी विकास हो, ये मन से प्रार्थना है हमारी। तो देखिए, पहले तो ये बात है कि और ये वास्तविकता है, आंकड़े हमारे ही चैनल 89 स्वदेश पर आप अक्सर दिखाते हैं कि अगर आप कारोबारी हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो 10 में से 8 लोग या 9 लोग नुकसान उठाते हैं। तो ट्रेडिंग करके तो कोई धनवान या धन ऐसी संपत्ति खड़ी नहीं हुई है, मेरे ख्याल से नुकसान ज्यादा हुआ है। ये मेरा भी निजी अनुभव मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बार बार गलतियां करने पर भी वो सीखते नहीं है और उनको गलतियां करने का शौक हो गया है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि ना हम वित्त मंत्री जी के दिमाग में जाकर के झांक सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, ना तो वो बजट कागजात में क्या लिखा हुआ है वो पढ़ सकते हैं। अनुमानित सौदा कुछ भी मत कीजिए। जैसे जैसे घोषणा होती है और जैसे जैसे आपके समझ बुद्धिमत्ता के हिसाब से आपको अगर कुछ जोखम मोड लेना है तो जाकर के फिर आप करिए, वरना मेरे ख्याल से शेयर बाजार, भारत के शेयर बाजार जो है, और ये मेरा निजी ना फिर से बता रहा हूं, अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं तो ना तो सिर्फ आपकी पूंजी में वृद्धि होती है लेकिन आपका भविष्य भी सुरक्षित हो जाता है। तो देखिए, और निष्कर्ष निकालना भी एक बहुत बड़ी बात है। अब 10 बजे से मेरे ख्याल से माननीय वित्त मंत्री जी बोलना शुरू करेंगे, औसतन 1 या 2 बजे तक वो बोलती है और फिर संपन्न कर देती है अपना बजट का भाषण। अब उतने समय में क्या आप निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि जो बदलाव हुआ, नीति हुआ, जल्दबाजी में अब अगर आप कुछ गलत सौदा कर बैठे तो उसका भी आपको जो हर्जाना है वो भुगतना पड़ेगा। तो थोड़ी सोच समझ और बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके आप जो भी करना है आप वो करें। बिल्कुल।
तो बजट के दिन के लिए आपकी ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। लंबे एक्सपीरियंस के साथ आपको ये सलाह दी जा रही है। चलिए एक काम कर, गौरांग के पास अब मैं जाना चाहती हूँ। गौरांग, ये बताइएगा अब आपके खेमे से क्या रिकमेंडेशंस निकल रही हैं बजट को ध्यान में रखते हुए? देखिए कविता जी, नाम बताने से पहले अनिवार्य है ये समझ ले कि ये जो भी विकल्प है ये लंबी अवधि के लिए बुनियादी तर्क के आधार पर, ये सिर्फ बजट तक या बजट के बाद कुछ हफ्ते या महीने के लिए नहीं है, ये लंबी अवधि के लिए। और लंबी अवधि का अर्थ होता है कम से कम 12 से 18 महीने या उससे ज्यादा। उसी तर्क के आधार पर कविता जी जो विकल्प हमने ढूंढे हैं वो करीबन 3 या 4 क्षेत्र से अलग अलग, और प्रयास हमने ये किया है कि जो मूल्यांकन है वो आकर्षित रहे, कामकाज को लेकर के भविष्य में मूल्यांकन और बढ़ने की संभावना, जिससे शेयर के भाव में वृद्धि हो और निवेशकों का लाभ हो, ये विचारधारा रखी है। पहला विकल्प है निजी क्षेत्र की एक छोटी बैंक है जिसमें एक बहुत बेहतरीन परिवर्तन हुआ है, वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ये और जो भी लक्ष्यांक मैं बता रहा हूं ये अनुमानित लक्ष्यांक है, इसमें बदलाव होगा, निर्भर होगा नतीजे किस प्रकार के आते हैं। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर करीबन 105 के आसपास का अनुमानित लक्ष्यांक है। दूसरा विकल्प है ऑटो क्षेत्र से जुड़ी हुई केवल मात्र कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनी, जिसके नतीजे और महीने दर महीने बिक्री के आंकड़े बहुत ही शानदार आए थे और अनुमान से बेहतर आए हैं, वो है अशोक लेलैंड। अनुमानित लक्ष्यांक अशोक लेलैंड पर करीबन 235 के आसपास का है। तीसरा विकल्प है वित्तीय क्षेत्र यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, इसने भी अपने जीवन का एक नया सर्वोच्च स्तर बनाया था, वो है एल&टी फाइनेंस। यहां पर बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है, अनुमानित लक्ष्यांक करीबन 345 के आसपास है। और चौथी कंपनी है ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी, क्योंकि ऊर्जा पर हमने देखा है कि एक बड़ा सेमिनार भी गोवा में चल रहा है एनर्जी इंडिया को लेकर के। टाटा पावर को हमने पसंद किया है, अनुमानित लक्ष्यांक करीबन 445 के आसपास का। ये सभी विकल्प लंबी अवधि के लिए। बिल्कुल, तो ये 6 शेयर आपके पास आ गए गौरांग सर की तरफ से। आपको मैं एक एक करके सबके टारगेट बता देता हूं, आपकी स्क्रीन पर ला देता हूं, ताकि अगर आपने मिस कर दिया हो नोट करना तो आप दोबारा इसे नोट करें, आपको स्क्रीन पे पीछे जाने की जरूरत ना पड़े अगर आपने यूट्यूब पर देखा है ये शो। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपको टारगेट मिला है 105 रुपए का। एक चीज जरूर ध्यान रखें कि आपको ये जो लक्ष्य रखने हैं वो 12 से 18 महीने के हिसाब से, यानी लंबी अवधि के हिसाब से रखने हैं। ये कोई शॉर्ट टर्म का टारगेट नहीं है। 105 रुपए का टारगेट यहाँ पे। अशोक लेलैंड 235 रुपए का टारगेट दिया है गौरांग सर ने, और अशोक लेलैंड आपकी स्क्रीन पर आ गया 235, 12 महीने का टारगेट, 12 से 18 महीने का टारगेट। तीसरी पिक है एल&टी फाइनेंस की, वो 345 रुपए के टारगेट के साथ है। और चौथी पिक है टाटा पावर की 445 के टारगेट के साथ। उसके अलावा एम&एम फाइनेंस 465 के टारगेट के साथ, और बैंक ऑफ बड़ौदा 360 के टारगेट के साथ। ये 6 पिक्स जो हैं वो गौरांग सर की तरफ से आपकी स्क्रीन पर आ चुकी हैं। तो इन शेयरों पर आप ध्यान रखिए और आपको नजरिया जो है वो लंबी अवधि का रखना है, ये जरूर आप नोट डाउन करके रखें अपने पास। चलिए नीरव के पास वापस चलते हैं। आपसे लगातार इतनी बातचीत होती है, इतने लंबे समय से राब्ता है कि मेरे ख्याल से हमारे डायरेक्टर साहब ने भाप लिया कि आप क्या रिकमेंडेशन देने वाले हैं। हमने उसकी ग्राफिक पेज चला दी, लेकिन चलिए आप फंडामेंटल रीजंस बता दीजिए आपने क्यों रेकमेंड किए हैं आखिर के दो। देखिए तो एम&एम, देखिए ये पूरा ही मतलब बुनियादी दर के आधार पर जो भी विकल्प रखे अब तक, तो वित्तीय क्षेत्र में हम देख रहे हैं पिछले साल करीबन 1.25% की कटौती ब्याज दर में हुई थी कविता। अब इस पहले 3 महीने में कैलेंडर के जनवरी फरवरी मार्च में तो उम्मीद नहीं है ब्याज दर में कटौती होगी तो मेरे ख्याल से नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से पश्चात होने की संभावना है। ऋण की मांग निरंतर बढ़ रही है। हमारी सबकी हिंदुस्तानियों की आकांक्षा ये है, सरकार की आकांक्षा ये है कि भारत नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बने और भारत एक सबसे बड़ा उत्पादन क्षमता वाला देश बने, जहां पर हम पूरे विश्व भर से जो इंपोर्ट करते थे आने वाले भविष्य में हम एक्सपोर्ट करेंगे पूरे विश्व में। उस स्तर के आधार पर ऋण की मांग बढ़ेगी। तो 2 विकल्प जो अगले हैं वो वित्तीय क्षेत्र से ही है। पहली कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। इनका ज्यादातर लोन बुक एक्सपोजर जो होता है वो ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भागों में होता है और वहां से ऋण की मांग बढ़ रही। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस उस स्तर के आधार पर हमने चुना है। 465 तक के लक्ष्य है लंबी अवधि के लिए। और दूसरी कंपनी है जो कि एक बेहतरीन रुझान, पूरा जो सरकारी बैंकों का खेमा है कविता, अब तक जितने नतीजे आए हैं बहुत ही शानदार, उम्मीद से बेहतर आए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का हमने चयन किया है यहाँ पर और हमारा अनुमान है कि जो अंतर था निजी क्षेत्र के बैंक में और सरकारी बैंकों में वो अब कम हो रहा है और बहुत जल्द एक सामान्य स्तर पर दोनों आ जाएंगे, जहां पर सरकारी बैंकों की जो रिकवरी है वो ज्यादा आपको होती हुई नजर आएगी। उस स्तर के आधार पर बैंक ऑफ बड़ौदा का चयन किया है।
360 तक के अनुमानित लक्ष्यांक है। आपकी आखिरी रिकमेंडेशन जो गौरांग ने आपको दी है बैंक ऑफ बड़ौदा, जहां पर 360 का लक्ष्य जो है गौरांग की तरफ से रिकमेंड किया जा रहा है, और